हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये है आपके आरएस 2024 आरएस 2024 के पेपर फोर्थ की क्लास। आज की जो क्लास रहेगी इसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी के आपका पत्र लेखन का एक पत्र है जो मैंने आपको कल की क्लास में दिया था। उस पर आज हम आंसर राइटिंग करेंगे। और कल के क्लास के लिए यानी हमारे अगले टेस्ट के लिए आपके पार्ट सी यानी निबंध का एक टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसकी आपको आंसर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हमें 10 है वो शब्द दिए गए हैं और उन 10 शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। संधि के हमारे एग्जाम में है वो दो क्वेश्चन आएंगे। एक आपका संधि का आएगा कि आपको संधि विच्छेद दी गई होगी, संधि करनी होगी। एक आपका शब्द दिए होंगे जिनकी संधि विच्छेद करनी है। हो सकता है आपके 3 भी आ जाए लेकिन 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे। सबसे पहला हमें दिया हुआ है चिदाभास। सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है? चिदाभास। अगर इसकी बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चित प्लस आभास। चित प्लस आभास। अगला दिया हुआ है अंततो गत्वा। अंततो गत्वा। इसकी बात करें तो इसका क्या होगा? इसका होगा अंततः। अंततः विसर्ग प्लस गत्वा। अंततः प्लस गत्वा। अगला वयोवृद्ध। वयोवृद्ध की बात करें तो इसका क्या होगा? ये भी विसर्ग संधि है। वय विसर्ग प्लस वृद्ध। वय विसर्ग प्लस वृद्ध। अब ये शब्द है इसमें भी आप किस प्रकार लिख सकते हो इसको? वयो वृद्ध। इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो इसका वय विसर्ग वृद्ध हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला चौथा जो शब्द हमें दिया गया है वो दिया गया अंबुर्मी। अंबुर्मी की बात करें तो अंबुर्मी का जो आपका होगा वो होगा अंबु प्लस उर्मी। संधि विच्छेद क्या होगा? अंबु प्लस उर्मी। अंबुर्मी। अंबु प्लस उर्मी। अगला पांचवा दिया गया है अत्युष्म। अत्युष्म इससे आपका होगा अति प्लस उष्म। अति प्लस उष्म। आपकी जो भी ये क्लासेस हो रही हैं ये थोड़ी छोटी छोटी होंगी, लगभग 15 से 20 मिनट की। और इसमें सिर्फ आपको इधर उधर की बातें न करते हुए सिर्फ आपको कंटेंट पर बात की जाएगी। आपके पार्ट ए और अगर आपका पार्ट बी होगा तो और पार्ट सी होगा तो। क्योंकि अब आपको जितना ज्यादा हो आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा कंटेंट है आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़ना है। आगे बढ़िए, अगला है हमारा आद्योपांत। आद्योपांत की बात करें तो इसकी जो संधि होगी, संधि विच्छेद होगा वो होगा आद्य प्लस उपांत। आद्य प्लस उपांत। आद्योपांत। आद्य प्लस उपांत आद्योपांत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अभिप्सा। अभिप्सा की बात करें तो इसका क्या होगा? अभी प्लस इप्सा। अभी प्लस इप्सा। आगे बढ़े, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस शिष्ट। उत प्लस शिष्ट। एक चीज ध्यान रखना, जब उत के आगे से आता है तो आधे च और छ और ये से किसमें? छ में बदल जाता है। तो उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। अगला है मध्वाल्य। अगला क्या है? मध्वाल्य यानी मधु का आल्य। मधु प्लस आल्य। मधु प्लस आल्य। और हमारा 10वां और संधि का लास्ट शब्द दिया गया है हमें निरीक्षण। निरीक्षण। तो इसका क्या होगा? नि विसर्ग प्लस इक्षण। नि विसर्ग प्लस इक्षण। तो ये हमारे संधि के जो 10 शब्द दिए गए थे इसकी हमने की संधि विच्छेद। एक बार फिर इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चिदाभास चित प्लस आभास। अंतो गत्वा। अंतत विसर्ग प्लस गत्वा। वयोवृद्ध। वय विसर्ग वृद्ध। अंबुर्मी। अंबु प्लस उर्मी।
आप इन छोटे छोटे जो मात्राओं की है ना, इन पे ध्यान देना कि जब इसमें होता है अंबुर मित्त में, तो इसमें बड़ा होता है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो छोटा हो जाता है। अत्युष्म, अति प्लस उष्म, अति प्लस उष्म। आद्योपांत, आद्य प्लस उपांत। आगे बढ़े, अगला हमारा है अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। मध्वाल्य, मधु प्लस आल्य। निरीक्षण, निरीक्षण का क्या है, नि विसर्ग इक्षण। तो ये हमारी संधि कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दिया गया है उपसर्ग, और उपसर्ग में हमें दो दो शब्द है वो बनाने हैं, पांच हमें उपसर्ग है दिए गए हैं। सबसे पहला उपसर्ग दिया गया है पूरा उपसर्ग। पूरा उपसर्ग की बात करें तो पूरा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पूरा से बना, अपन क्या बना सकते हैं, पूरा से बना सकते हैं पुरावशेष, पुरावशेष। और पूरा से क्या बन सकता है, और बन सकता है पुराध्यक्ष, पुराध्यक्ष। और क्या बना सकते हैं, पुराध्यक्ष के अलावा बना सकते हैं पुरावृत्त, पुरावृत्त। और बना सकते हैं अपन पुराविद। क्या बना सकते हैं, पुराविद। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए अपने जब है ये विसर्ग, आपने ये उपसर्ग पढ़ते हैं, जैसे पूरा हो गया, सह हो गया, बद हो गया, तो ये उपसर्ग आपने कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ, तो जैसे मैंने आपको दो चाहिए थे, चार मैंने आपको उपसर्ग लिखवाए कि आपको पूरा उपसर्ग से बनने वाले चार शब्द मैंने बता दिए। आपको आते थे जैसे तीन, पूरा अवशेष आता था, पूरा अध्यक्ष आता था, पूरा वृत्त आता था, पूरा विधेय नहीं आता था। एक बार आपको मानना है कि नहीं आता था, ठीक है। तो आप ये तीनों आपको पढ़ते ही पता चल गया और आपको याद भी थे। तो इसी प्रकार से ही आपका उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, शब्द युग्म हो, कोई भी हो, ऐसे आप पढ़ो, और जो आपके लिए नया शब्द लगे ना, उसको तुरंत अपनी, जो आपकी चाहे राघव प्रकाश की हो, चाहे आपकी वो हिंदी वाली हो, चाहे रचना वाली, व्याकरण वाली हो, उस पर जहां जहां ये आपके दिए हुए होते हैं शब्द, वहां पर इनको नोट डाउन कर लेना। उनको नोट डाउन करोगे तो इससे आपका कई फायदे होंगे। एक तो होगा कि आपका कंटेंट है वो मजबूत बनेगा। दूसरा ये होगा कि जो सारे बच्चे लिखते हैं ना, जैसे मान के चलिए बुक में ये दो दिए गए थे, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि मतलब ऐसा करा करो आप, ठीक है। जैसे बुक में पूरा अवशेष और पूरा अध्यक्ष मिला, ठीक है, तो सभी बच्चों ने ये रट रखे थे। लेकिन आपने क्या किया, पूरा वृत्त और पूरा विध है वो आपने आपने वो भी याद कर लिया, क्योंकि आप जब ये टेस्ट लगा रहे थे तो आपने ये वहां पर है वो नोट डाउन कर लिया। जब दूसरी बार आप पूरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द पढ़ रहे थे, तो आपने ये दोनों भी याद करे और एग्जाम में आप ये लिखाए। तो इससे क्या होगा कि और बच्चों के, जैसे कॉपी चेक करते हैं सब बच्चों के वही होगी ना कि आंसर है, तो बच्चों के सेम ही मिलेंगे। तो लिखा, लेकिन आप वाला थोड़ा सा अलग मिला, उन्होंने देखा कि हाँ इन बच्चे का कंटेंट थोड़ा सा अलग है। तो इस चीज का है वो इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये होता है कि आपके पास कंटेंट है वो ज्यादा बन जाता है, और एक आप जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो देखता है कि हाँ लाइन से बस ये घिसा पिटा सा कंटेंट आ रहा था, अब यहाँ पे अलग आया है। तो वो एग्जामिनर की नजर में आता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया, जब मैंने ये नहीं कहा कि हाँ ये पूरा विद वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके कंटेंट में नहीं होगा। इस प्रकार मैंने बताया है कि आप पढ़ रहे हो और आपके सामने है वो ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप नोट डाउन करें। अगला आता है सह उपसर्ग। सह उपसर्ग से बनने वाले जो आपके हैं वो सबसे पहले आपका सहोदर, सहोदर। और क्या बन सकता है, सहायक, सहायक। सहयात्री, सहयात्री। और ये नोट डाउन करने वाला आप हर टॉपिक में कर सकते हो। सहयात्री के बाद आता है सहजात, सहजात। तो ये आपके सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द सहोदर, सहायक, सहयात्री और सहजात। और ये हमारी जो लगभग 20 मिनट की क्लास होती है, आप कोशिश करा करो कि यहाँ पर जितना भी आप पढ़ते हो व्याकरण में, वो वहीं के वहीं आपके याद हो जाए। अगला आता है बद। बद से बनने वाले शब्द हो गए जैसे बदरंग, बद रंग। और बन सकता है बदसूरत, बदसूरत। और बन सकता है बदनीयत, बदनीयत। बदनीयत के बाद में बद इंतजामी बन सकता है,
बद इंतजामी। ठीक है, तो बद से बनने वाले शब्द हो गए बदरंग, बदसूरत, बदनीयत, बद इंतजामी। अगला अगर हमारे पास देखें तो सर उपसर्ग है। सर उपसर्ग से कौन से बन सकते हैं, जैसे सरकार, सरकार के बाद सरदार, और बन सकता है जैसे सरताज, सरताज। एक बन सकता है सरफरोश, सरफरोश। तो ये आपके सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला है दर, तो दर से भी कई सारे बन सकते हैं, जैसे दरअसल, दरअसल अपन कई बार ये वर्ड यूज में लेते हैं, दरअसल बात ऐसी है। दरकार, दरकार, दरबार, दरबार, दरमियान, उन दोनों के दरमियान, ये दरमी या आएगा, दरमियान। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। तो उपसर्ग से हमारे पांच थे, पांचों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पूरा उपसर्ग से पूरा अवशेष, पूरा अध्यक्ष, आपका पूरा वृत्त और पूरा विद बन सकते हैं। सह से सहोदर, सहायक, सहयात्री, सहजात। बद से बदरंग, बदसूरत, बदनीयत और बद इंतजामी। सरकार, सरदार, सरताज, सरफरोश। दरअसल, दरकरार और दरबार और दरमियान। तो ये आपके उपसर्ग हो गए। अब चलते हैं हमें प्रत्यय पर। आपको ये दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो। एक तो आएंगे कि एक आपको प्रत्यय दे देंगे, उपसर्ग दे देंगे, उनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। दूसरा, आपको प्रत्यय दे देंगे, उपसर्ग दे देंगे, उनसे बोलेंगे कि इन शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, और अलग करने में भी दो प्रकार के आ सकते हैं। एक तो अब ये देखिए, इसमें सिर्फ आपको प्रत्यय अलग करने के लिए कहा है, तो आपको सिर्फ इनके आगे इनका है प्रत्यय लिखना है। अगर आपसे बोल दे कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय प्लस मूल शब्द, प्रत्यय प्लस मूल शब्द है वो अलग कीजिए, तब आपको मूल शब्द लिखना है। अब यहाँ पर आप सिर्फ प्रत्यय लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और आप प्रत्यय के साथ मूल शब्द लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं वैशाख। वैशाख में जो आपका प्रत्यय है वो कौन सा है, ए प्रत्यय। कौन सा है, ए। पाणिन्य, पाणिन्य में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय। कौन सा, ईय। मातुल, मातुल में आपका है उल प्रत्यय, मातुल में उल प्रत्यय। लाडला, लाडला में कौन सा है, ला प्रत्यय। वैशाली, वैशाली में आपका कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। विशाल प्लस ई, विशाली, ई प्रत्यय। तो विशाख में ए, पाणिनीय में ईय, मातुल में उल, लाडला में ला, और वैशाली में ई प्रत्यय है। तो ये आपका उपसर्ग का हो गया, फिर आपका प्रत्यय का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम पर्यायवाची शब्द पर। वही आपको 5 शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची, जिनके हमें दो दो शब्द है वो लिखने हैं। यहाँ पर अब एक बार उतने लिखेंगे जो हमें अच्छे से याद है। कपड़ा, कपड़ा को क्या बोलते हैं, वस्त्र। जो हम जिन जिन शब्दों का ज्यादातर डेली रूटीन में यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा याद रखा करो। वस्त्र हो गया, अंबर, पट, वसन, चीर। तो ये तो हमें लगभग सारे ही याद थे। वस्त्र, अंबर, पट, वसन और चीर। अगला आता है अश्व। अश्व का गोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग, सेंधव, सेंधव, और एक आता है हाय, एक आता है हाय। तो इससे काफी सारे, अश्व का घोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग, सेंधव और हाय। अगला आता है गरुड़। गरुड़ की बात करें तो गरुड़ का खगपति, खगपति। इसके बाद नागांतक, नागांतक, और सुपर्ण, सुपर्ण। और इससे क्या हो सकता है, खगपति, नागांतक, सुपर्ण, और एक हाँ वेनतय, वेनतय। तो ये इसके गरुड़ के क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द, खगपति, नागांतक, सुपर्ण और वेनतय। अगला बर्मा। बर्मा के पर्यायवाची देखें तो इनका हो सकता है विधाता। इनका क्या होता है, विधाता, विधि, सृष्टा,
सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टा। और एक इनका होता है विरंची। एक इनका होता है विरंची। विरंची, विधाता, विधि, सृष्टा, विरंची। अगला आता है पराग। पराग की बात करें तो पराग से होता है पुष्पराज। पुष्परज, सॉरी, पुष्परज, राज नहीं, पुष्परज, ये पै है, पुष्प रज। और इससे होता है पुष्प धुली। क्या होता है? पुष्प धुली। और एक इसका होता है कुसुम रज, क्योंकि फूल के क्या होते हैं? पुष्प, कुसुम, ठीक है, तो इसमें कुसुम रज, जैसे पुष्प रज वैसे कुसुम रज। और एक इसका होता है रज। ठीक है, तो ये आपके पराग के पर्यायवाची है, पुष्प रज, पुष्प धुली, कुसुम रज और रज। तो ये पर्यायवाची हो गए। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कपड़ा। कपड़ा क्या? वस्त्र, अंबर, पट, वसन, चीर। अश्व के घोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग, सेंधव है। गरुड़ के खगपति, नागांतक, सुपर्ण, वेनतय। ब्रह्मा की विधाता, विधि, सृष्टा, विरंची। पुष्प यानी प्राग के पुष्परज, पुष्प धूलि, कुसुम रज और रज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दिया गया है विलोम शब्द, और वही हमारे 5 विलोम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनका हमें लिखना है विलोम शब्द। सबसे पहला है अधिकारी। अधिकारी क्या होता है? अनधिकारी। अनधिकारी। अधिकारी का अनधिकारी। अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। आस्था का अनास्था। आस्था का अनास्था। इहलोक का परलोक। यहाँ की यहाँ ही हमें याद करना है, इहलोक का परलोक। अगला है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निकृष्ट। तो विलोम शब्द में अधिकारी का अनधिकारी, अपेक्षा का उपेक्षा, आस्था का अनास्था, इहलोक का परलोक और उत्कृष्ट का निकृष्ट। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा आता है पार्ट बी का क्वेश्चन। और पार्ट बी में हमने कल बात की थी कि आपको एक अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप तैयार करना है, जिसमें किसी कुलपति विश्वविद्यालय के द्वारा अंग्रेजी विषय के आचार्य को नए पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने हेतु आदेश किया गया हो। तो इसमें मैंने आपको पहले भी शायद 2 या 3 अर्थशास्त्र के पत्र करवाए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने कल भी जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपका इसका जो प्रारूप था वो मैंने आपको बता दिया था। बस आपको इसमें कंटेंट है वो ऐड करना था। सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय। इस साइड जो लिखता है अर्थशास्त्र के पत्र में क्या होता है? जो लिखता है उसका नाम, फिर उनके पद का नाम, उनके सामने ही वो जिस उनका जो कार्यालय है वो कार्यालय का नाम, और फिर उसका स्थान। तो कार्यालय इनका कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, 3 नवंबर 2023। ये लेटर हमने 3 नवंबर 2023 को लिखा। फिर यहाँ पे अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक, ठीक है, ये पत्र क्रमांक लिख देंगे हमें। फिर यहाँ पे डेट भी लगा देंगे। फिर मैंने बोला था आपको कि आप विषय लिखें तो लिख देना, ना भी लिखो तो कोई ये नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे। आपने यहाँ पे विषय लिखा, अंग्रेजी विषय के नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने हेतु। तो आपने यहाँ पे विषय लिख दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे संबोधन के लिए प्रिय श्री तय थ द, तय थ द यानी जिसको हम लिख रहे हैं उनका नाम, ठीक है। जैसे हम अंग्रेजी विषय के आचार्य को लिख रहे हैं तो उन आचार्य का यहाँ पे नाम आ गया तय थ द, ठीक है, प्रियश्री। अगर ये ना भी लगाते तो चलता है, लेकिन लगाया है तो और अच्छी बात है। उपर्युक्त विषयांगत में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन हेतु पुस्तक सूची की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही अंग्रेजी विषय के नए पाठ्यक्रम की पुस्तक सूची तैयार की जाए। ये बीच का जो मैटर है हमने लिखा। फिर यहाँ शुभकामनाओं सहित या फिर दीर्घायु की कामना करते हुए, दोनों कोई भी सी
इन दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखी, फिर यहाँ पे आपका या फिर शुभेच्छु लिख देंगे। यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा, मतलब जो लिख रहा है उनका। जैसे यहाँ पे कुलपति लिख रहे हैं ना, तो कुलपति के हस्ताक्षर हो गए, कुलपति का नाम हो गया। और फिर इस साइड है आपके, तो इस साइड लिखना है आपको जिसको आप लिख रहे हो, यानी हम श्री तदत है आचार्य को लिख रही हैं, अंग्रेजी विभाग की हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के, और राजस्थान विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में है। तो ये हमने जिनको लिखा है उनका एड्रेस और सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है अर्धशासकीय पत्र। तो अर्धशासकीय पत्र मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इसका प्रारूप है वो आपने तैयार कर लिया होगा, अच्छे से आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान सरकार लिखें, फिर आप उस जिस कार्यालय में है उस कार्यालय का नाम लिखें। इस साइड है जो लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा, उनका पद आ जाएगा। इस साइड है जहां आपका कार्यालय है वो उसका स्थान और जिस दिन लिख रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक आ जाएगा, विषय आ गया, यहाँ पर आपके संबोधन सूचक शब्द आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जो भी है वो मैटर लिखना है। इसमें लिखने के बाद यहाँ पर इस साइड जो लिख रहा है उसके साइन हो जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, पद का नाम आ जाएगा। और इसके साइड इस साइड लेफ्ट में है वो जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम है, उसका पता और उसके कार्यालय का नाम सब कुछ से आ जाएगा। तो ये होता है आपका अर्थशास्त्रीय पत्र। ठीक है, तो आप जब भी आपको लगे हफ्ते से 2 हफ्ते से आप एक काम करा करो, जो भी आपका पत्र लेखन है, पत्र लेखन हो गया, प्रारूप लेखन हो गया, पत्र और प्रारूप लेखन हो गया, तो इनको आप है इनका आप किस प्रकार पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें आपने देख लिया कि कार्यालय पत्र है वो इस प्रकार लिखा जाता है, अपने ना एक एक फॉर्मेट बना लो कि हाँ कार्यालय पत्र इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थशास्त्रीय पत्र ऐसे, कार्यालय आदेश ऐसे, अनुस्मारक ऐसे लिखा जाता है। फिर आपने देख लिया टेंडर मतलब निविदा है वो ऐसे लिखा जाता है, और आपकी अधिसूचना विज्ञप्ति इस प्रकार लिखी जाती है। तो उनका आप प्रारूप यानी फॉर्मेट देख लोगे ना तो वो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छे से। इसमें कंटेंट लिखना इतना वो नहीं होता, लेकिन आपको ये होता है कि हम इसका जो प्रारूप है फॉर्मेट है वो किस प्रकार है लिखे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले टेस्ट में जो आपका टॉपिक रहने वाला है उसकी। तो अगले टेस्ट का आपका टॉपिक रहेगा पार्ट सी का, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखना है, और विषय आपका पर्यावरण अध्ययन। इस पर आप अपनी आंसर राइटिंग करना और देखना कि आप कितना अच्छा इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। इस पर जो सॉल्यूशन पर बात है वो हम कल करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।